गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय यस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी के बारे में, और हम बात कर रहे हैं उन 150 घंटे के बारे में जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। जो बच्चे नए हैं, जो अभी हमारे नए व्यूअर हैं, उन लोगों के लिए खास बात कि इसको ही कर लेंगे तो यहीं से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और इवन कोई भी एग्ज़ाम होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप जो भी जीएस करना है, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, इवन आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है, या यूपीएससी दे रहे हैं, या कोई और वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी और वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। मेरे पूरा इसका मैं कराने वाला हूँ। ये हमारी 6वीं क्लास होएगी, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ओके, तो हमने तमाम सारे मुद्दों पे बात कर ली हुई है। और ये देखो क्लास शेड्यूल है। आज क्लास जो है वो लाइव नहीं हो पाई है पॉलिटी की, थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से। कल से क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी, 1 मई से क्लासेस लाइव चलेंगी, और ये जिस शेड्यूल में मैंने इसको डिज़ाइन किया उसी शेड्यूल से क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, तो हमने तमाम सारे मुद्दों पर बात कर ली हुई है। भारत के उपराष्ट्रपति की हमने बात कर ली हुई है। ओके, और यहाँ पे इसके बारे में जितने भी फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट थे हमने देख लिए हुए थे। प्रधानमंत्री के हमने बारे में बात कर ली हुई है, कैसे उसकी नियुक्ति और कैसे उसको हटाया जाता है, उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ संबंध कैसे जो है, कौन से आर्टिकल निर्धारित करते हैं, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में भी हमने बात कर ली हुई है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली हुई है। अब नेक्स्ट जो मुद्दा हमारा रहेगा वो है इसमें संसद के बारे में, और ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये बहुत लंबा चलने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पे 4-5 क्लासेस करानी पड़े हमें। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसको अब देख लो कैसे डिजाइन किया है हमने। सबसे पहली बात, संसद का गठन कैसे किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यता क्या होती है और उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, और संसद के दोनों सदनों की अवधि कितनी है, संसद के दोनों सदनों के पदाधिकारी और संसद के कार्य क्या है। ठीक है, और पदाधिकारी में आप समझ रहे हैं, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे, सभापति की, सॉरी सभापति की, राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको देखे हुए, तो ये ऐसे ऐसे ऑर्डर में करना है। ठीक है, पार्ट 1 है और हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। शुरू में थोड़ा सा व्यू बनाते हैं, इंट्रो लेते हैं किसी भी टॉपिक का, तो उसी तरह से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसकी चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 79 में इसकी चर्चा की गई है। ओके, आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा की गई है कि आर्टिकल 79 कहता है कि एक संसद होगी और उसका गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, किसी भी संसदात्मक सरकार में संसद सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। इवन ब्रिटेन हो या और भी जो भी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं या वैसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पे जो संसद होती है, वहाँ पे जो संसद होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है किसी भी संस्थात्मक सरकार में। जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित करती है। कैसे निर्वाचित करती है, लोकसभा चुनाव जब होता है, जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो यहाँ पे ये संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून बनाते हैं तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मोटा मोटी आइडिया हमने लगा लिया हुआ है कि कैसे ये संसद में कैसे हम संसदों को चुनते हैं, सांसद कैसे चुने जाते हैं, तो ये हमने देख लिया हुआ है। अतः संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, संसद क्या है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। मतलब यहाँ पे विधान बनते हैं, विधान समझ रहे हो, तमाम सारे नियम कानून विधियां बनती रहती हैं, अधिनियम बनते हैं, तो ये कैसा है, एक विधायी अंग है। ओके, चलो संसद का गठन अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ये पहला हमारा टॉपिक है संसद में से। संसद का गठन कैसे किया जाता है, 3 अंगों द्वारा होता है। 3 अंग कौन कौन से हैं, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग ही क्यों महत्वपूर्ण हैं,
ऐसा क्यों बोला गया है कि संसद जो है वो सिर्फ 3 अंगों से मिलकर बनती है या 3 अंगों द्वारा इसका गठन होता है? होता क्या है, देखो यहां से विधेयक पारित हुआ, यहां से विधेयक पारित हुआ, दोनों सहमत हुए, राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, और जब राष्ट्रपति अपना साइन कर देता है या कह सकते हैं मंजूरी दे देता है, तो ये कोई भी विधेयक क्या है, वो अधिनियम बन जाता है, अर्थात वो लागू करने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, हमने अभी देखा हुआ है कि संसद जो है वो सरकार का विधायी अंग है, ये तीनों मिलकर है संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसका गठन करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसमें राज्यसभा उच्च सदन होती है जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। ठीक है, इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ से बैठते हैं, मैं देखा वो तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। अभी देखेंगे इसकी भी, इसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि उपराष्ट्रपति हमने बात करी हुई थी, तो क्या है उसमें वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो काफी बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा को हम निचला सदन बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसमें मूल अंतर क्या है, ये सिर्फ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में संपूर्ण रूप से पूरे भारत के लोग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि कैसे कैसे गठन हो रहा है संसद का और उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, कितने अंग हैं उसके, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि भाई जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। और कंसेप्ट हमने बता दिया था शुरू में कि कैसे कैसे इसका गठन हो रहा है, राष्ट्रपति क्यों इंपॉर्टेंट है संसद के तीनों अंगों में। ठीक है, ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जैसा कि हमने अभी बता दिया हुआ था। फिर से एक बार सुन लो, ऐसा इसलिए है, ऐसा किस लिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे दे। ये कंसेप्ट हमने सबसे शुरू में बता दिया था आपको, जब यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि संसद का गठन तीनों अंगों द्वारा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक इसी में, संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यता व निर्वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च सदन की अर्थात राज्यसभा की, कि इसमें कैसे सदस्यता मिलती है, कैसे इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे राज्यसभा अथवा संसद का उच्च सदन एक स्थायी संस्था है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा की सदस्यता 250 से अधिक नहीं हो सकती है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पॉइंट को नोट किया जाए, यहाँ पे 12 सदस्य जो है उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है और उनमें क्या है, कुछ न कुछ विशेषता होनी चाहिए, कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए, देखो, एक तो वो कला से संबंधित हो, वो साहित्य से संबंधित हो, वो विज्ञान से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इसकी विशेष योग्यताएं, विशेष है ये। ठीक है, ऐसे तमाम सारे आप देखेंगे अभिनेता हैं, नेता हैं, तमाम सारे ऐसे जो अच्छा काम करते हैं, जब भी उनकी नज़र पड़ती है, राष्ट्रपति की नज़र जब भी पड़ती है, सरकार की नज़र जब भी पड़ती, तो उनको क्या है, कहा जाता है कि राज्यसभा में उनको एक तरह से पीछे वाले गेट से लाया जाता है, क्योंकि उनके पास में इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं होती है लोगों के बीच में कि उनको डायरेक्ट चुनाव लड़ाया जाए, या तो फिर क्या किया जाता है, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं उनको पीछे वाले दरवाजे से क्या किया जाता है, ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, उनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और बाकी सदस्य का निर्वाचन होता है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, जो एक्चुअल संख्या है 245,
245 ही क्यों है, 5 कहाँ गए वो याद करो। ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान द्वारा कहा, ऐसा पाकिस्तान करेगा नहीं, फिर भी हम देख रहे हैं कि ये जो 5 सीटें हैं वो हो सकता है भर दी जाए। हो सकता है कभी पाकिस्तान का मन डोल जाए और बोल दे कि जो हमने अपना आपका जो कश्मीर लिया है वो दे दे, तो वो ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए क्या है 5 सीटें छोड़ दी गई हैं। ठीक है, ये आप लोग फैक्ट जान लो। राज्यसभा भारतीय संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक है, ये क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये राज्यों की रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जा रहा था ना, अब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष किसका होता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको हम लोग आम चुनाव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनके द्वारा जो राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इसको पॉइंट को नोट किया जाए कि सभी निर्वाचित सदस्य हैं। यहाँ पे कोई मनोनीत सदस्य, राज्य में कोई भी जो राज्यपाल मनोनीत करता है वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेता है। किसके चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेता। सिर्फ कौन से, सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य, इसको बार बार मैं बोलूंगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। कोई भी मनोनीत सदस्य क्या है, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में भाग नहीं लेता है। चलो, तो ये बातें हो गई कि कैसे सदस्यता ग्रहण करते हैं और कैसे उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा जो है वो राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। सबसे पहली बात, स्थायी सदन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, या जब भी सरकार बहुमत खो देती है तब भी चुनाव होते हैं, उनको हम लोग आम चुनाव बोलते हैं। तो क्या लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, हाँ, राज्यसभा की तरह। ओके, इनका निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसको उम्र कितनी है, 18 साल। ठीक है, सब लोग देते जाके उसमें वोट। लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी है, 552, लेकिन इसमें क्या है, 530 सीटें राज्यों से निर्वाचित होती हैं। अब ये देखो 530 क्यों है, बाकी इसमें कहाँ चली गई है, बाकी इसमें जो है 12 कहाँ चली गई है, वही बात फिर से, सॉरी इसमें 22 ये सीटें कहाँ गई हैं। कुछ सीटें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो शेष 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। ठीक है, शेष 20 सदस्य क्या है, केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 530 में लिख दूं और 20 सदस्य क्या है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे मैं रख दूं यहाँ पे, तो हमारे पास में हो जाती हैं 550, और 2 सीटें जो है, 2 सीटों का निर्वाचन या कह सकते हैं मनोनयन कैसे होता है कि उसमें जो 2 आंग्ल भारतीय, हालांकि अभी 2020 में 19 के लास्ट में कहिए, 19 के लास्ट में कहिए, जनवरी में जब भी ये विधेयक पारित हुआ था तो वहाँ पे आंग्ल भारतीयों को बोल दिया गया था। वहाँ के अमित शाह जी ने कहा था कि भाई अब आंग्ल भारतीय जो हैं वो बहुत सक्षम हो गए हैं, सुदृढ़ हो गए हैं, तो उनको जो 2 सीटें मिल रही थी लोकसभा में वो अब नहीं दी जाएंगी, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है, तो ये 2 सीटें कहाँ चली गई हैं इस समय, इन 2 सीटों पर चुनाव या कह सकते हैं मनोनयन नहीं होता है। हाँ, ये किसके लिए थी, आंग्ल भारतीयों के लिए। तो इस समय हमारे पास कितनी सीटें हैं, 550 सीटें। इसमें भी 7 सीटें गायब कर दी गई है, किसके लिए, 7 सीटें फिर वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, जो उसने क्या किया है, एक तरह से अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए छोड़ दी गई कि हो सकता है कभी पाकिस्तान का मन डोल जाए और वो बोल दे कि ठीक है अपना कश्मीर ले लो। ठीक है, तो वो 7 सीटें किसके लिए छोड़ी गई हैं, वही ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। ओके, चलो, जो पाकिस्तान के द्वारा। इसके अतिरिक्त 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है यदि उसे लगता है कि समाज के उस वर्ग को सदन के
पर्याप्त प्रतिनिधित्व या बहुमत प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया था कि 2 आंग्ल भारतीयों के लिए ये सीटें यहाँ पे रखी गई थी, हालांकि अभी इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संसद के दोनों सदनों के लिए योग्यता, क्या योग्यता है ये हम लोग बात करते हैं अभी फटाफट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्हताएं भी बोलते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या हैं? सबसे पहली बात, राज्यसभा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ओके। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी, ठीक है, शपथ लेनी होगी। उसके पास ऐसा अन्य अर्हताएं होनी चाहिए या योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। जो भी संसद डिसाइड करेगी उसके आधार पर क्या करेगा, ये अपने योग्यताओं को जो भी चुनाव आयोग मांगेगा या संसद जो भी अर्हताएं निश्चित करेगी उसके आधार पर ये देंगे, ठीक है। तो ये राज्यसभा में योग्यता। लोकसभा में भारत का कोई भी नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसके लिए आयु क्या है, सिर्फ 25 वर्ष है, ठीक है। 25 वर्ष की आयु में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है और ये ऐसा कर सकता है, ठीक। तो 25 वर्ष है यहाँ पे। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष क्या है, शपथ लेनी होगी। उसमें वह सभी योग्यताएं हैं जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी, सेम एज राज्यसभा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राज्यसभा में योग्यता की बात करता है, ठीक है। सुरक्षित स्थान के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वांछित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो स्थान सुरक्षित किए गए उसमें कोई जनरल नहीं लड़ सकता है। हालांकि SC ST OBC जो कि आरक्षित सीट होगी वो लोग जनरल वाले में लड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, जब भी कोई सीट आरक्षित करी जाती है तो उसमें क्या है, वही आरक्षित जाति का या समूह का लोग ही चुनाव लड़ सकता है। हालांकि वोटिंग उसमें सब करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे खास बात है जो यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे थे वो हमने बता दिया हुआ है। इस मुद्दे पे बात हमने कर ली हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की अवधि, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बताया हुआ है कि राज्यसभा जो है वो कभी भी क्या है, उसका विघटन नहीं होता है, वो कभी भंग नहीं की जाती है। लेकिन लोकसभा का हर 5 साल बाद चुनाव होता है। और एक बात हमने और बताई थी कंसेप्ट में कि भाई जब भी लोकसभा भंग हो जाएगी, किसी कारणवश पूरा कार्यकाल नहीं कर रही है, राष्ट्रपति अगर उसको भंग कर दे रहा है, उसका विघटन हो जा रहा है, तो उसके बाद वे भी आम चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सभी सदस्यों की अवधि 6 वर्ष के लिए सुरक्षित होती है। ध्यान रखना यहाँ पे, फिर से मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है जिनकी अवधि क्या है, 6 वर्ष की है, ना कि राज्यसभा की। और वहां पे लोकसभा का ही पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। तो इसको फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि जो है वो 6 वर्ष सुरक्षित रखी गई है, ना कि राज्यसभा की। राज्यसभा हमेशा चलने वाला सदन है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, मतलब रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष 1/3 सदस्य। और वे यदि चाहे तो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। इसको पॉइंट को नोट किया जाए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। चुनाव दोबारा वो लड़ सकते हैं, परंतु यदि कोई सदस्य मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित होता है तो वह केवल शेष बची अवधि के लिए ही राज्यसभा का सदस्य होगा। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा है कि भाई अगर बीच में किसी कारणवश कोई राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है, तो क्या किया जाएगा, जो भी उस सीट के लिए कार्यकाल या अवधि बची हुई है, उस शेष बची हुई अवधि के लिए ही कोई वहां पे सदस्य लाया जाएगा या उसका चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। मान लो किसी सदस्य ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हुआ था, इसी कारणवश किसी तरह से वो हट गया है, कोई भी कारण हो सकता है,
और 4 वर्ष बचे हुए हैं, तो उस 4 वर्ष के लिए ही चुनाव कराया जाएगा, ना कि 6 वर्ष की अवधि के लिए, जैसा कि ऊपर हमने बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्दे आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार की निर्वाचन प्रक्रिया राज्यसभा की निरंतरता सुनिश्चित करती है। किसकी निरंतरता सुनिश्चित करती है? राज्यसभा की निरंतरता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी यहां से कहां से आ रही है? ये जो प्रक्रिया हमने बताई हुई है, यहां से कंटिन्यूटी आ रही है राज्यसभा के लिए। और ये लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। यहां पे सामान्य क्यों लगाया गया है? अगर बीच में ही लोकसभा भंग कर दी जाती है 5 वर्ष की अवधि के पहले ही, तो भी क्या है? आम चुनाव होंगे, तो इसलिए सामान्य अवधि की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, परंतु 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग कर सकता है, जैसा मैं बार बार बोल रहा था। ठीक है, तब भी चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और ये अनंत काल तक बढ़ाई जा सकती है। बात समझ रहे हैं? एक एक वर्ष करते करते इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। संविधान में ऐसा इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? 6 माह के बाद चुनाव कराना आवश्यक हो जाएंगे। इस वजह से क्या है? 6 महीने तक ही चलेगा। ठीक है, जैसे ही सीटिंग होती है, जैसे ही पार्लियामेंट की सीटिंग होएगी, तो इसके 6 महीने के अंदर अंदर ही चुनाव करा लिए जाएंगे और एक नई लोकसभा का क्या है? यहाँ पे हाँ 6 महीने की अवधि तक ये चलेगा आपातकाल। ठीक है, इसको भंग कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाए, आप कह सकते हैं विधेयक पारित करके इसको क्या है? खत्म कर दिया जाए कि अब आपातकाल जैसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये 6 महीने की अवधि के बाद अब हम बात करते हैं इसके पदाधिकारी। पदाधिकारी में कौन कौन आ जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, ओके, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन क्यों बोला गया है? उसके पास एक और पद होता है, वो कौन सा है? उपराष्ट्रपति का, जैसा कि लाइन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद होता है और वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पदेन सभापति। ठीक है, पहले से पद पे आसीन था और इसके बाद में दूसरा पद उसको मिला हुआ है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता करता है। पॉइंट को नोट किया जाए, अगर वो अनुपस्थित रहेगा तो कौन अध्यक्षता करेगा? उपसभापति बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और जिसका निर्वाचन सदस्य अपने में से ही करते हैं, अर्थात राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उसी में से उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, उसको रखा जाता है। ठीक है, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के अविश्वास मत द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है, अर्थात हटाया जा सकता है उपसभापति को। मतलब जो भी सदस्य हैं, अगर ऐसा वो कोई बहुमत से अपना विधेयक पारित करते हैं, एक तरह से कोई अविश्वास मत पारित करते हैं, ठीक है, अविश्वास मत पारित करते हैं, तो उसको अपदस्थ किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया की तरह हटाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत इसको हटाया जा रहा है। ठीक है, परंतु सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में उस सदस्य के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हुई उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उसको पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सभापति को, जिसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, हाँ, अध्यक्ष उसको कहा जाता है, उसी सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं, और यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो भी वह अध्यक्ष बना रहता है। पॉइंट को नोट किया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कोई नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है या नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, और जब तक सभी सदस्यों को पूरी तरह से एक कह सकते हैं शपथ नहीं दिलाई जाती है, तब तक क्या है वो अपने पद पर बना रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, और मैंने शुरू में बताया था कि भाई जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको खाली नहीं रखा जाता है। ठीक है, खाली नहीं रखा जाता है, क्योंकि उससे क्या है, अगर आप खाली रखेंगे तो निरंतरता भंग हो जाएगी। ठीक है, निरंतरता टूट जाएगी, और उसके लिए अगर कोई मुश्किल आन पड़ी है तो उसको कौन संभालेगा। इस वजह से क्या है, निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसे संवैधानिक पदों को खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
तो वही इसमें कह रहा है, तो भी वह अध्यक्ष बना रहता है जब तक उसके स्थान पर एक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने देख लिए। और एक बात, अगर वो अनुपस्थित है तो सेम एज राज्यसभा, उपाध्यक्ष इसका निर्वाचन भी सदन ही करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन जो है क्या करता है, सदन ही करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा राज्यसभा में अगर अध्यक्ष जो है वो किसी कारणवश नहीं अपना अध्यक्षता कर पा रहा है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष आता है। उसी तरह यहाँ पे भी है कि लोकसभा में अगर अध्यक्ष जो है वो मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष यहाँ पे रहेगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, पारित प्रस्ताव से अपदस्थ किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे कि राज्यसभा के उपसभापति को बहुमत से कोई अविश्वास मत पारित करके या प्रस्ताव पारित करके उनको अपदस्थ या हटाया जा सकता था, उसी तरह से लोकसभा में भी है कि उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बिल्कुल उसी तरह से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसा है। ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, एक बार देख लो फटाफट। यहां से हो सकता है कि पूछेगा तो बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा इजी वे में, कैसे पूरा स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, और वो हम लोग करने वाले हैं। देखो कैसे, लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध किए हैं, और कौन कौन से हैं, बस यही 2 उपबंध आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यही 2 उपबंध पूछे जा सकते हैं, वो भी कैसे, स्टेटमेंट देके एक बार देख लो। नंबर 1, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। बात यहाँ पे ये की जा रही कि जो भी यहाँ पे एक ऐसी रीति से प्रत्येक राज्य को सीटों का आवंटन किया जाए कि जो संख्या है ना, जो जनसंख्या है ना, उसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, और यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता है जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, जो बहुत छोटे छोटे राज्य, जैसे हमारे 7 सिस्टर्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट पूरा एरिया जो है, वहाँ पे हम बात करें तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। सिक्किम की बात करें बहुत जनसंख्या कम है, गोवा की बात करें जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे जो राज्य हैं हमारे, छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पे ये नियम नहीं लागू होता है, जनसंख्या के अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, जनसंख्या की बात करी जा रही है, जनसंख्या के अनुपात में ही क्या किया जा रहा है, स्थानों को बांटा जा रहा है, स्थानों की संख्या डिसाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अर्थात यहाँ पे और समझ लो थोड़ा सा क्या मुद्दा और कहना चाह रहा है। संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच व उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो, और यही कारण है कि जनसंख्या के अनुपात की बात की जा रही है राज्यों सीटों के आवंटन के लिए। बात समझ रहे, क्या कहा जा रहा है, जो प्रतिनिधित्व है वो उसमें एक रूपता बनी रहे, तो जनसंख्या के अनुपात में इसी वजह से सीटों का आवंटन किया जा रहा है प्रत्येक राज्य में। ठीक है, लेकिन 60 लाख से जिनकी जनसंख्या कम होगी वहां पे ये नियम नहीं लागू होगा। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए कौन कौन से राज्य हैं, गोवा और 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य है, या आप कह सकते हैं सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जनसंख्या से आशय क्या है, अंतिम जनसंख्या की गणना। इसको ये ध्यान रखना आप लोग, फैक्ट है एक, पूछा जा सकता है,
इसको यूपीएससी भी पूछ सकता है। क्या है यहाँ पे? अंतिम जनसंख्या की गणना से जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, और वो क्या है? 84th अमेंडमेंट एक्ट, कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में अगले 25 वर्ष मतलब 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो 2026 में अगर ऐसा कुछ संसद को लगता है, ऐसा कुछ अगर संसद को लगता है कि भाई पार्लियामेंट को लगता है कि अभी हमें चेंजेस करने चाहिए, जनसंख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत दिन से देख रहे हो आप 2001 से ये जब 84th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी 22 साल हो गए हैं, 4 साल बाद इसे हो सकता है बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत दिन से क्या है, जैसे अभी डिबेट होता रहता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि भाई यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट करिए आप। क्यों? क्योंकि बहुत जनसंख्या बढ़ रही है और उसके हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में सीटों का हेर फेर होगा या बहुत बड़ी संख्या में सीटें जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मुद्दा है। तो हो सकता है कब ये 2026 के लिए यहाँ पे ये बोला गया हुआ है, तब हो सकता है बढ़ाया जाए। ठीक है, सीटों का आरक्षण देख लो। संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, किसी धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, सीटें आरक्षित की गई हैं। कहां पे की गई हैं? लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। बात समझ रहे हो? किसके लिए है? देखो, धर्म नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली हुई है, सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। वो भी कैसे? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर या जनसंख्या के आधार में। ठीक है, अब यहाँ पे निरर्हताएं क्या हैं? इसको डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं, अंग्रेजी वाले समझ लो। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं कि कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी संसद सदस्य। देख लो फटाफट। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता है। क्या क्या उसमें निरयोग्यताएं होंगी, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे नहीं हो सकता? देख लो फटाफट, एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट आउट, इसको क्या है, पॉइंट को नोट करेंगे आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। नंबर 1, यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर, हमने बता दिया था लाभ का पद अगर किसी की सैलरी बनती है तो उसको लाभ का पद में गिना जाता है। बाकी संसद सदस्य उनको छोड़कर या मंत्री कोई है उनको छोड़कर उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, और यदि वह विकृत चित्त है या न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है कि भाई वो उसका दिमाग अच्छा ठीक नहीं है, वो पागल है, गलत प्रवृत्ति रखता है, तो क्या है, वो भी संसद सदस्य नहीं बन सकता है। यदि वह घोषित दिवालिया है तो भी क्या है, वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता इच्छा से अर्जित कर ली है। ठीक है, अपनी इच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभिस्वीकार किए हुए है। ठीक है, या दुश्मन राज्य से संबंधित है, या उसने भारत सरकार को इन्फॉर्म किए बिना ही किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है। ठीक है, तो वो क्या है, संसद सदस्य नहीं रह जाएगा या नहीं बन सकता। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य कर दिया जाता है तो भी वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं, संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित किया है। इन आधारों पर भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। देख लो, 1951 का जो एक्ट है उसके आधार पर भी इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यहां से भी पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस, ऐसे सेम स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर 1, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, लालू जी भी हालांकि बरी हो गए हैं। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनको बैन कर दिया गया और अगले भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहला एग्जाम्पल भी देख लिया और पॉइंट भी देख लिया। देखो,
उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो, बिल्कुल लालू जी याद रखना, ठीक है, अभी हालांकि बरी हुए हैं, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो, ठीक है, अगर ये असफल रहता है तो वो क्या है, अयोग्य हो जाएगा। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर ना हो, जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। कितना परसेंट होना चाहिए, 25% हिस्सा हो। अगर वो ऐसे लाभ के पद को धारण करता है तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया हो, ठीक है। तो ऐसे तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार में लिप्त थे, संलिप्त थे और वो निष्ठाहीन थे तो वो भी क्या है, और वो बर्खास्त कर दिए गए तो भी वो क्या है, 1951 के जनप्रतिनिधित्व नियम के अनुसार अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, ठीक है। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, अगर दंडित किया गया होगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। किसी सदस्य में उपरोक्त अयोग्यताएं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा और अधिक राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना होगा। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। जो 1951 का एक्ट है उसमें अंतिम फैसला किसका होता है, यहां पे संसद नहीं है, राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति है। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। संसद यहां पे कुछ नहीं कर रही, कौन अयोग्यता निर्धारित कर रहा है, यहां पे राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा है। और किससे पूछेगा, निर्वाचन आयोग से, भारत के निर्वाचन आयोग से पूछ के ऐसी अयोग्यता निर्धारित करता है। तो यहां पे संसद नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यहां पे कुछ मुद्दा और देख लो। स्थानों का रिक्त होना, कैसे कैसे एक बार देख लो। निम्न स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। नंबर 1, दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर होता है तो एक पद उसको एक सदन से सदस्यता अपनी रिक्त करनी होगी। बात समझ गए। नेक्स्ट देखो, इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, फटाफट देख लो। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। कितने दिन, 10 दिन। ना तो इसमें 5 दिन है, ना 15 दिन है, ना 1 महीने है, ना 20 दिन। कितने दिन है, सिर्फ 10 दिन के अंदर बताना होगा, नहीं तो वो दोनों सदनों से अपनी सदस्यता खो देगा। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, अगर किसी सदन का सदस्यता दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद जो है वो रिक्त हो जाता है, ठीक है। मान लो पहले वो लोकसभा में था और अभी क्या है, उसको पद छुड़वा के राज्यसभा में भेजा गया है, मतलब राज्यसभा में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, वो राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा, लोकसभा से उसकी सदस्यता गायब हो जाएगी, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करना होगा, ठीक है। एक सीट को खाली करना होगा, ठीक है, एक सीट को खाली करना होगा। मान लो लोकसभा में मोदी जी बनारस से भी लड़े थे, ठीक है, और कहाँ से लड़े थे, अपने उधर गुजरात में किसी से कहीं एक लोकसभा सीट से लड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, और दोनों सीटों से जीत गए थे तो अपने गुजरात वाली सीट को उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे कि एक सीट को अपना छोड़ना होता है, खाली करना होता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बात समझ गए। यहां से पॉइंट आउट करो इसको। फिर से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर एक ही समय वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाता है, ठीक है, तो 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, नहीं तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अयोग्यता, यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। अब वो कौन बताएगा, वो कौन बताएगा कि भाई ये अयोग्य है कि नहीं है, तो वो संसद बताएगी, ठीक है। कौन बताएगा, संसद बताएगी। और यहां विनिर्दिष्ट अयोग्यता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज अयोग्यता में दल बदल भी शामिल होता है।
दल बदल के आधार पे भी आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। जब मैं दल बदल कानून पढ़ाऊंगा तब इस पे विस्तार से बात करूंगा इस मुद्दे पे, ठीक है। अभी फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अयोग्यता जो है डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो पद त्याग के आधार पर होती है। कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग कर सकता है या रिक्त कर सकता है, ठीक है। तो एक ए भी है। दूसरा, अनुपस्थिति के आधार पर हमने बता दिया हुआ था, एक बार फिर से समझ लो। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। लगातार 60 दिन से अधिक, एक बार मुद्दा आया हुआ था कि राहुल गांधी जी कहीं यूरोप चले गए थे और सदन चल रहा था तो 60 दिन से ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, 60 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तो ऐसा मुद्दा आया हुआ था। तो जो भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने ऐसा उठाया हुआ था इस मुद्दे को कि भाई राहुल गांधी तो 60 दिन से ज़्यादा दिन तक गायब रहे थे तो इनको क्या है अयोग्य ठहरा दिया जाए, ठीक है। हालांकि उसमें कुछ फिर जो सभापति थे उन्होंने ये चीज़ें निकाली कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, वो 60 दिन के पहले ही आ गए थे वगैरह वगैरह, यहाँ पे छुट्टी उट्टी काट के तो उनकी सदस्यता बच गई थी, ठीक है। तो अनुपस्थित नहीं रहना होता है, ठीक है, अनुपस्थित नहीं रहना होता है। ये 60 दिन से ज़्यादा दिन की अवधि के लिए अगर कोई गायब रहता है जब क्या है सदन की बैठक चल रही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। अन्य यहाँ पे स्थितियाँ कैसी हैं? अन्य स्थितियाँ भी हैं कि जब एक इंसान को, एक संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे कैसे, एक देख लो। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित कर दे। मान लो लोकसभा चुनाव हुए, उसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, इस सीट पे ये जो सदस्य चुन लिए गए हैं इसका हम चुनाव ही रद्द करते हैं। बात समझ गए कि इसका हम चुनाव ही रद्द करते हैं, ये अमान्य है, इसको हम शून्य घोषित करते हैं। तो क्या किया जाएगा, वो लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। बात समझ गए होंगे। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है, सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो भी क्या है वो अयोग्य हो जाएगा। और यदि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो भी इसी बात है कि वो अपने पद को खाली कर देता है। तो ये अन्य स्थितियां हैं। और इसी में एक है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है। तो इसमें मनोज सिन्हा जी हैं, वो पहले सदस्य थे, इसके बाद में जब उनको उपराज्यपाल बना दिया गया, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो उनका ये उपराज्यपाल बना दिया गया तो उनका पद रिक्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता है। ये 1951 के एक्ट में ऐसा दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार समझ लो, इस पॉइंट को मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान के किसी प्रक्रिया द्वारा उस चुनाव को शून्य या अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है, आपको पहले चेक करना चाहिए था, निर्वाचन आयोग को पहले चेक करना चाहिए था कि भाई ये अच्छा इंसान नहीं है, ये अयोग्य इंसान है। और अगर वो अयोग्य इंसान चुन लिया जाता है, मान लो उस पर कोई केस चल रहा था, वो कैसा है, उसकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं थी और वो दिवालिया था, ऐसा व्यक्ति कोई अगर संसद में निर्वाचित हो जाता है तो यहाँ पे संविधान के किसी प्रक्रिया द्वारा उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। बात समझ गए ना। ये कौन सा एक्ट जो है, ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 ये भी बोलता है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। तो इसको भी आप ध्यान रखना, पता लगे आप लोग देखें कि नहीं उसमें तो बताया गया था कि वो तो दिवालिया हो गया है, उसकी मनोदशा अच्छी नहीं है, विकृत चित्र का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं, अगर वो चुनाव लड़ रहा है और वो जीत जाता है तो उसको उस चुनाव को शून्य या अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है। ओके, नेक्स्ट देखो, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन एवं पदावधि कैसे कैसे। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जैसे ही पहली बैठक हुई इसके बाद में उसका चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को
चुनती है, ठीक है। ये सामान्य सी बात है, हमने बता दिया था कि भाई संवैधानिक पद कभी खाली नहीं रखे जाते हैं, ठीक है, खाली नहीं रखे जाते हैं, तो तुरंत ही चुनाव कर लिया जाता है, मतलब उनके हटने के पहले ही चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है, कि इनको अब आना है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख तय करता है, ठीक है, कि कब चुनाव होने वाला है। फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख निर्धारित करता है, ना संसद करती है, ना प्रधानमंत्री करते हैं वगैरह, कोई नहीं करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। जब तक लोकसभा है तब तक क्या करेगा? अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे पद स्थापित रहता है, पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात कि वह सदन का सदस्य ही ना रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर दे, साइन करके देगा ऐसे करके कि लीजिए साहब, ये हम यहां से त्याग पत्र दे रहे हैं, आप संभालिए, ठीक है। नंबर 3, यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य, समस्त सदस्य बहुमत से कोई संकल्प पारित करते हैं और संकल्प वो पारित हो जाता है तो भी क्या है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को पद से हटना होगा, ठीक है। तो ये 3 मुद्दे थे। और एक बात, खास बात, लोकसभा अध्यक्ष पद जो है बहुत गरिमामय पद है, ठीक है, बहुत पावरफुल पद है, इसको ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, तमाम सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। देख लो भाई, एक प्रक्रिया भी यहां पे दी गई है। ऐसा संकल्प जो यहां से बहुमत से पारित किया जा रहा है, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना ना दे दी गई हो, ठीक है। तो 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि महोदय, आप पे हम एक बहुमत प्रस्ताव ला रहे हैं आपको पद से हटाने के लिए, ठीक है, आपको पद से हटाने के लिए बहुमत से एक प्रस्ताव ला रहे हैं, और वो 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन होता है, मतलब यह कह सकते हैं कि जब भी संसद में ऐसा कुछ संकल्प पारित किया जाता है तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहता। पीठासीन अंग्रेजी वालों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहता है वो, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष उस टाइम वो नहीं रहता है, क्योंकि उस पे क्या है? एक संकल्प पारित किया गया है उसको पद से हटाने के लिए, ठीक है। तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है। अब ये मत बोल देना कि लोकसभा सदस्य भी नहीं रहता, नहीं, लोकसभा सदस्य रहता है वो, लेकिन क्या है? पीठासीन अधिकारी नहीं रह सकता है, अर्थात वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन वो एक सामान्य लोकसभा सदस्य जरूर रहता है, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। हाँ, ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास एक अधिकार होता है, विशेषाधिकार, कि जब भी लोकसभा में मत बराबर होते हैं तो वो क्या करता है? एक अपना मत देता है जिससे का कोई भी चीजें सेटल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है? यहीं पे वो लिख रहा है कि परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। वैसे तो वोटिंग कर सकता है एक सामान्य लोकसभा सदस्य के रूप में, लेकिन जब मत बराबर होंगे, किसी मुद्दे पे अगर वोटिंग हो रही है उसमें मत बराबर हो जाते हैं, जो निर्णायक मत होता है वो लोकसभा अध्यक्ष उस टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करता है? निर्णायक मत नहीं दे सकता है जब मत बराबर हो, ठीक है। तो ये एक क्या है? इसका विशेषाधिकार वो छिन जाता है, ठीक है। और यहां यह ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। ये मुद्दे पे हमने पहले ही बात कर ली हुई थी, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए हुए हैं, और लोकसभा अध्यक्ष की कुछ यहाँ पे शक्तियां हैं, कार्य हैं। एक बार फटाफट इस पे हम लोग नजर डाल लेते हैं, क्या क्या है। अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना है, ठीक है, उसे अनुशासित ढंग से चलाना है, उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में बोल नहीं सकता है। आपने देखा होगा कभी भी कार्यवाही को, संसद की जब कार्यवाही होती है तो उसमें जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो मना करते हैं कि आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप बोलिए। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी सदन में बोल नहीं सकता है, कोई भी संसद सदस्य बोल नहीं सकता है। सभी विधेयक जो भी रिपोर्ट रहेंगे या प्रस्ताव रहेंगे वो अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। ये सारे पॉइंट आउट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, और मैंने स्टेटमेंट तरह से ही बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे करना है।
वह विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, अगर उसने बोल दिया हाँ तो ही हाँ होती है, नहीं तो नहीं हाँ होती, मतलब उसका निर्णय अंतिम होता है। वह संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी उठाए गए प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देता है और जो अंतिम होता है। अगर कोई प्रक्रिया संबंधी यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है और उसने बोल दिया कि नहीं ये गलत है तो ये गलत है, अगर बोला नहीं ये सही है तो सही है और उसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट, वह सदस्य के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करता है और यदि कोई सदस्य दल बदल लेता है तो वह उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। पॉइंट को नोट किया जाए यहाँ पे कि दल बदल के आधार पर कौन सदस्यता रद्द करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है यहाँ पे, ना तो संसद करती है और ना ही राष्ट्रपति करते हैं। बात समझ में आ गई? ये किसकी शक्ति है, किसका विशेषाधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का है। ठीक है, जब भी लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी वो अध्यक्षता करता है। बुलवाता कौन है? ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलवाता है? राष्ट्रपति बुलवाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली हुई है और बाकी हम लोग इसके जो कार्य है उसको बाद में करेंगे। और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, ये देखो यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करते रहो और अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप लोग फोन करेंगे। ये 2 नंबर दिए गए यहाँ पे और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पीडीएफ डालेंगे तो इस टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग कल मिलेंगे 9 बजे, कल से लाइव क्लासेस होंगी। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पाए हैं आज हम, तो ये कल से हम लोग लाइव होने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।